फरवरी की ठिठुरती रात, मोटे मोटे दस्ताने, मुलायम फेल्ट है, सर्दी से कांपता शरीर, ऊपर से नीचे तक वस्त्र से ढके उस अजनबी को सराय की मालकिन ने तुरंत कमरे में पहुंचा दिया। आगंतुक को शीत के प्रकोप से कुछ राहत मिल सके, यह सोचकर सराय की मालकिन ने झटपट अंगीठी में आग डालकर कमरे को गर्म कर दिया। वह चाहती थी कि आगंतुक बर्फ में लिपटे गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को सेंध ले, किंतु वह फिर भी वैसा ही बैठा रहा। आगे बढ़कर सराय की मालकिन बोली, अपना कोट हैट मुझे दे दीजिए, मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। किंतु हठपूर्वक आगंतुक ने कहा, नहीं, ऐसे ही ठीक है। नासमझ आगंतुक पर अचरज भरी दृष्टि डालती हुई वह रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार करके जब लौटी तब भी वह अपने कंधों के बल झुका, कोट का कॉलर उठाए बिल्कुल जरसा खड़ा था। उसके सारे चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, यहाँ तक कि लाल लाल नाक के अलावा चेहरे का कोई भी भाग तनिक न दिख रहा था। आंखों पर उसने एक बड़ा सा काला चश्मा चढ़ा रखा था, किंतु उसके अंदर से भी एक अजीब सा खोखलापन झांक रहा था। आगंतुक ने उस समय अपना कोई विशेष परिचय न दिया। सराय की मालकिन ने भी सोचा कि अवश्य ही वह किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिससे या तो उसका चेहरा विकृत हो गया अथवा उसके चेहरे पर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आगंतुक के हाव भाव एवं रुख को ध्यान में रखते हुए उसने भी फिर पूछताछ करना उचित न समझा। जब वह थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ कर बाहर आने लगी तो आगंतुक ने टोका, मेरे कुछ बक्से आने हैं, जल्दी से जल्दी कब तक आ सकते हैं? शायद कल तक। क्यों, इससे पहले संभव नहीं? वह चुप रही। पहले आपको परिचय न दे सका क्योंकि तब मैं बहुत थका था। दरअसल एक बड़े महत्वपूर्ण शोध में व्यस्त हूँ। अच्छा, वह कुछ प्रभावित हुई। मेरे बक्सों में उसी से संबंधित वस्तुएं हैं। यहाँ आकर ठहरने का मेरा प्रयोजन भी यही है कि मैं शांतिपूर्वक अपना शोध कार्य आगे बढ़ा सकूं। वह कहता जा रहा था, इसके अलावा मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, जिसके फलस्वरूप मुझे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अलग रहना पड़ रहा है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई है। कभी कभी तो मैं इसी वजह से बंद कमरे के घने अंधकार में घंटों पड़ा रहता हूँ। ऐसे अवसर पर किसी के द्वारा तनिक भी छेड़ा जाना मुझे असह्य लगता है। उसने क्षण भर रुक कर कहा, मेरे विचार से अब आप मेरी मनस्थिति भली भांति समझ गई होंगी। सराय की मालकिन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बस इतना ही काफी है, कहकर अजनबी ने फिर बैठते हुए दृढ़तापूर्वक बात काट दी। मालकिन ने अब आगे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। दूसरे दिन उसका सामान भी आ गया। 2 ट्रंक के अलावा मोटी मोटी पुस्तकों से भरे बक्से और उनके साथ शीशे के उपकरणों तथा अन्य प्रकार की बोतलों से भरे पैकिंग भी थे। अभी सामान बाहर उतर ही रहा था कि स्वयं को उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक ढके अजनबी झटपट कमरे के नीचे उतर आया और उतावलेपन से सामान अंदर पहुंचवाने लगा। सामान जब कमरे में पहुंच गया तो उसने स्वयं को भी कमरे के अंदर बंद करते हुए सराय की मालकिन को चेतावनी दी, मैं बड़े विलक्षण शोध में लगा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर मेरा ध्यान बटाया जाए और न ही किसी को मेरी आज्ञा के बिना कमरे में घुसने दिया जाए। ठीक है, आप चाहे तो दरवाजे में भीतर से ताला भी लगा सकते हैं, यही ठीक रहेगा। उस व्यक्ति का जीवन वहाँ के निवासियों के लिए कुछ अजीब सा था। धर्म में उसकी कोई आस्था न जान पड़ती थी। दिनचर्या भी अव्यवस्थित लगती थी। कभी कभी वह तड़के उठकर काम में जुट जाता और फिर कब दिन बीता उसे खबर न रहती। इसके विपरीत कभी कभी वह सुबह काफी देर से उठता, कमरे में इधर उधर टहलते हुए सिगरेट फूंकता और फिर निढाल सा आराम कुर्सी पर पड़ा रहता। कभी कभी लगता जैसे बंद कमरे में वह अकेले स्वयं से बातें कर रहा हो। अपनी इस विलक्षण दिनचर्या के बीच उसका बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क न रहता था। यह भी अजीब बात थी कि कभी कभार अगर घूमने के लिए बाहर निकलता भी था तो शाम के धुंधलके में, तब अपने को पूरी तरह से ढक लेता और टहलने के लिए गांव के सूने रास्ते को ही चुनता। यद्यपि उसने अपना परिचय शोध में रत वैज्ञानिक के रूप में दिया था, तथापि गांव के कुछ लोगों का विचार था कि वह कोई अपराधी है जो स्वयं को किसी प्रकार छिपाता फिर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे किसी षड्यंत्र से संबंधित विप्लवकारी मानते थे। उनके विचार से वह व्यक्ति निश्चय ही संदेहास्पद था। इन बातों के विपरीत गांव के एक बड़े वर्ग के विचार में वह कोई पागल था, मात्र एक पागल। किंतु इन विभिन्न धारणाओं के बावजूद उसके प्रति किसी की भी भावना अच्छी न थी। प्रायः सभी उससे घृणा करने लगे थे। उत्सुकतापूर्ण रोमांच से भरे ऐसे ही वातावरण में गांव के डॉक्टर कस ने उससे मिलकर रहस्य को उधेड़ने की ठानी। सराय की मालकिन को समझा बुझाकर एक दिन वह अजनबी के कमरे में जा धमका। मालकिन भी अपनी जिज्ञासा को अधिक न दबा सकी। दरवाजे के बाहर कान लगाकर चुपचाप सुनने लगी। कमरे के अंदर कुछ देर तो शांति रही, फिर परस्पर वार्तालाप की हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई पड़ने लगी। वे क्या बात कर रहे हैं ठीक से समझ न पाई। सहसा कमरे के अंदर से किसी व्यक्ति के चीखने की तेज आवाज आई, साथ ही पैरों के रगड़ने का स्वर, कुर्सी का खिसकना और इनसे मिलीजुली एक क्रूर हंसी। सराय की मालकिन हैरान सी कुछ सोच रही थी कि भारी कदमों से चलते हुए किसी ने कमरे का दरवाजा झटके से खोल दिया।
पीले भयभीत चेहरे से पीछे ताकता हुआ कस बाहर निकला और गिरते पड़ते सीढ़ियों से उतरने लगा। दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी हंसी फिर सुनाई दी और नपीतुली पच्चाप ने आकर दरवाजा झटके से बंद कर दिया। कमरे के भीतर एक बार फिर गहन नीरवता छा गई। कस भागता हुआ गांव के पादरी के पास जा पहुंचा। मैं क्या पागल हो गया हूँ? क्यों, क्या हुआ? वह जो सराय में आया है ना? हाँ, नर्स फंड के लिए चंदा मांगने उसके पास गया था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि आप वैज्ञानिक गतिविधियों में बड़ी रुचि लेते हैं। उसकी स्वीकारोक्ति पाकर मैंने चंदे की बात शुरू की। साथ ही मैं कमरे की हर वस्तु पर खोजपूर्ण दृष्टि भी डाल रहा था। बोतलें, रासायनिक द्रव्य, तराजू, परखंडली आदि वस्तुएं चारों ओर फैली थी। कुछ देर वार्तालाप के बाद मैं उससे सीधा प्रश्न कर बैठा कि क्या वह कुछ आविष्कार कर रहा है। उसने स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि वह काफी लंबे समय से आविष्कार कर रहा है। बात को समाप्त कर देने के विचार से कुछ अनखता हुआ वह बोला कि इस सिलसिले में उसने कुछ दवा भी ले रखी है। कोई विशेष प्रकार की दवा ले रखी है? मेरे इस प्रश्न पर वह बौखला उठा। आखिर आप चाहते क्या है? मैंने तुरंत क्षमा मांग ली, लेकिन तभी खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और वहां रखे कागजों में से एक कागज उड़कर अंगीठी पर जा पड़ा। इस पर वह व्यक्ति कुर्सी से उठा और कागज को आंख से खींच लेने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। फिर लेकिन कपड़े की बाह के अंदर कोई भी हाथ न था। हे भगवान, मैं तो समझा कि उसके हाथ को कुछ हो गया है और उसने नकली हाथ उतार कर रख छोड़ा होगा, किंतु मुझे अपना विचार युक्तिसंगत न लगा। उसकी कपड़े की बाह कैसी तनी थी, जबकि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। यह बात सामान्य न थी। आता मेरे मुख से अनायास चीख निकल पड़ी। वह रुक गया और काले चश्मे के अंदर धंसी अपनी सूनी आंखों से घूरने लगा। फिर एकाएक उसका ध्यान अपनी बाह की ओर चला गया। अच्छा, पादरी बोला। उसकी बाह फिर जेब में चली गई। मैं कह रहा था कि नुस्खा जल रहा है। बात कोड़ोट संभालते हुए वह बोला, लेकिन मेरा धीरज तो टूट चुका था। उसकी बात अनसुनी कर मैं पूछ बैठा कि यह खाली बाह घुमा सकना आपके लिए कैसे संभव हो रहा है? खाली बाह? हाँ, खाली बाह। तुम इसे खाली बाह कहते हो? तुमने देखा है? कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। मैं भी खड़ा हो गया। वह 3-4 कदम चलकर रुक गया। तुम्हारे विचार से यह खाली बाह है? बिल्कुल। मुझे घूरते हुए उसने अपनी बाह कोट की जेब से पुनः निकाली और अपने हाथ को मेरी ओर ऐसे बढ़ाया जैसे वह मुझे कुछ दिखाना चाह रहा हो। धीरे धीरे उसकी बाह मेरी ओर बढ़ रही थी और मैं बड़े गौर से उस खाली बाह को बढ़ते देख रहा था। रहस्य का वह हर क्षण मुझे पहाड़ सा लगने लगा और अंत में मैंने गला साफ करते हुए कह ही डाला, देखो, इसमें कुछ भी तो नहीं है। उसकी बाह धीरे धीरे बढ़ती हुई मेरे चेहरे के केवल 6 इंच दूर रह गई। मुझे लगा जैसे किसी ने अंगुली और अंगूठे से पकड़कर मेरी नाक दबा दी हो। पादरी हंसने लगा। कस लगभग चीखता हुआ बोला, वह वस्तुतः कुछ भी न था। मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने जोर से उसकी अदृश्य बाह को झटका दिया और घूमकर भाग खड़ा हुआ। सांस लेने के लिए डॉक्टर रुका। जब मैंने उसकी खाली बाह को झटका तो भगवान की सौगंध, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं किसी हाड़मांस से बने हाथ को झटका दे रहा हूँ, जबकि उस बाह के अंदर हाथ नाम की कोई चीज न थी। कहानी तो विलक्षण है, पादरी ने सिर हिलाते हुए उपहास किया। किंतु सोमवार को पादरी के यहाँ रहस्यपूर्ण ढंग से चोरी हुई थी। पादरी को चोर के आने और उसके चलने फिरने की आहट मिली। अपनी पत्नी के साथ वह कमरे में चोर का पीछा करता रहा, किंतु पकड़ में आना को दूर कहीं किसी की झलक तक न दिखी। हैरत में डूबे पादरी और उसकी पत्नी चोर की धीमी पच्चाप सुनते रहे। मेज की दराजें खुलती बंद होती, पर्दे दरवाजे हिलते, पर दिखता कुछ न था। उनके सामने ही उनका धन उड़कर गायब हो गया और वे आंखें मलमल कर देखने पर भी चोर को न देख पाए। दोपहर के लगभग बरामदे का दरवाजा एकाएक खुला और अजनबी बार में बैठे 3-4 व्यक्तियों को घूरता हुआ उनसे सराय की मालकिन के विषय में पूछने लगा। थोड़ी देर में मालकिन हाथ में एक पर्चा लिए दाखिल हुई और बोली, क्या आपको अपना बिल चाहिए? वह गर्जा, नहीं, मेरा नाश्ता क्यों नहीं भेजा गया? मेरे भोजन का क्या हुआ? कितनी देर से मैं कमरे की घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन कोई क्यों नहीं सुनता? मैं पूछता हूँ, क्या मैं बिना कुछ खाए पिए ही जिंदा रहूंगा? आपने बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया? मैं भी जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरा पैसा अभी आने वाला है। मैंने भी आपको 3 दिन पहले बता दिया था कि अब मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं 5 दिन से भुगतान की प्रतीक्षा कर सकती हूँ तो आपको नाश्ते की प्रतीक्षा करने में एतराज नहीं होना चाहिए। अजनबी आग्नेय नेत्रों से उसे घूरने लगा। मैंने बताया न कि मेरा पैसा अभी नहीं आया है। फिर भी मेरी जेब में कुछ, उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन आप तो 3 दिन पहले से कह रहे हैं कि आपके पास एक दमड़ी भी नहीं थी, किंतु अब है। बार में उपहास भरी हल्की सी भनभनाहट गूंज गई। बड़ा आश्चर्य है, कहाँ से मिल गए पैसे? वह बोली। अजनबी एक बार फिर झल्ला उठा। क्या मतलब? मतलब यह कि पैसे कहाँ से मिले? मालकिन ने पूछा। यही नहीं, इसके पहले कि मैं आपसे पैसे लूँ या आपके लिए नाश्ता लगाऊं, मैं आपसे कुछ बातें और जानना चाहूंगी, और ये बातें मैं ही नहीं अपितु सभी जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हैं
कि कमरे में रखी कुर्सी, फर्नीचर आदि के साथ आपको खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? कल रात आप कमरे से कब गायब हुए और फिर कब दाखिल हुए? दरवाजे से होकर तो आप गुजरे नहीं। आने जाने के लिए हर व्यक्ति को बड़े दरवाजे का ही उपयोग करना होता है, यह सराय का नियम है। अजनबी की मुट्ठियां भिंच गई, पैर पटकता हुआ वह गरजा, चुप रहो। उसकी आवाज में अजीब सी हिंसा भभक उठी। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? अच्छा, अभी बताए देता हूँ। कहते हुए उसने अपना खुला पंजा चेहरे पर रखा और फिर हटा लिया। उसके चेहरे पर नाक के स्थान पर अब एक बड़ा सा गड्ढा नजर आने लगा। ये लो, कहकर वह आगे बढ़ा और सराय मालकिन के हाथ में कुछ दे दिया। भयविस्मित मालकिन ने भी उसे यंत्रवत पकड़ लिया। फिर अचानक मुट्ठी खोलकर उस वस्तु को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वस्तु हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। वह अजनबी की लाल चमकीली नाक थी जो गत्ते के टुकड़े की तरह एक ओर लुढ़क गई थी। बार में बैठी भयत्रस्त जनता के देखते देखते उसने अपना काला चश्मा हटा दिया, टोप उतार फेंका और क्रोध से उबलकर मुंह पर बंधी पट्टियां खोल डाली। लोगों के हृदय धक से रह गए। सब उठकर बाहर की ओर भागे। सराय की मालकिन को तो जैसे काट मार गया हो। वह कुछ क्षण खड़ी रही, फिर जोर से चीख कर बाहर की ओर दौड़ी। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, कपड़ों से ढका होने पर तो उसका शरीर हाड़ मांस का लगता था, किंतु देखने पर शरीर नाम की कोई वस्तु न थी। अदृश्य व्यक्ति के विषय में ऐसी रोमांचकारी बातें सुनकर सड़कों पर भगदड़ मच गई। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। पुलिस आनन फानन में सराय में आ धमकी। सराय की मालकिन के साथ बच कर सावधानी से अंदर बार में दाखिल हुई। धुंधली सी रोशनी में उन्हें केवल कुछ कपड़े खड़े दिखाई दिए। एक बाह के आगे चढ़े दस्ताने में डबल रोटी और दूसरे दस्ताने में पनीर का टुकड़ा पकड़े वह खड़ा था। वही है, वही। मालकिन चीखी। दरोगा आगे बढ़ा। खड़े रहो, अदृश्य व्यक्ति चिल्लाया और उसने अपने हाथ की रोटी और पनीर फेंक दी। पीछे हटते हुए उसने अपने बाएं हाथ का दस्ताना उतार लिया और दरोगा के गाल पर जोर का चांटा जड़ दिया। तुरंत दरोगा ने उसकी कलाई पकड़ ली, साथ ही उसकी गर्दन भी पकड़ में आ गई। दोनों में हाथापाई होने लगी। लड़तेज गड़ते पास पड़ी कुर्सी से वे टकरा गए और फर्श पर जा गिरे। जल्दी पैर पकड़ लो, दरोगा उससे उलझते हुए चिल्लाया। सिपाही पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, किंतु उसकी पसलियों में एक जोरदार अदृश्य ठोकर लगी और वह अलग हो गया। दरोगा नीचे दब चुका था। अब तक अदृश्य वैज्ञानिक की बाह वेस्ट कोट पर जा पहुंची और उसके बटन तेजी से खुलने लगे। फिर लगा कि जैसे वह जूते और मोजे उतार रहा हो। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, वह आदमी है ही नहीं, केवल खाली कपड़े हैं, देखो। कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो लगा जैसे उसका हाथ हवा में किसी शरीर से छू गया। उसने घबरा कर हाथ खींच लिया। साथ ही वैज्ञानिक का स्वर सुनाई पड़ा, कृपया अपनी अंगुली मेरी आंख में न घुसेड़िए। हवा में वही स्वर गूंज रहा था, यह सच है कि मैं आदमी हूँ, सिर हाथ पैर सब कुछ है मेरे, किंतु मैं अदृश्य हूँ। यह बात भयानक हो सकती है किंतु सत्य है। फिर इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे इस तरह परेशान किया जाए। अब तक उसके कपड़ों के सारे बटन खुल चुके थे और कपड़े हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे हैंगर में टंगे हों। उत्तेजित भीड़ में से कोई फिर बड़बड़ाया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, यह बात रहस्यमय भले ही हो लेकिन कोई अपराध तो नहीं। फिर मुझे क्यों पुलिस द्वारा घेरा जा रहा है? यह बात नहीं, दरोगा बोला, तुम्हारे अदृश्य होने से मुझे कोई सरोकार नहीं, बस केवल तुम्हें पकड़ने में कुछ कठिनाई हो रही है। तुम्हारी गिरफ्तारी तो दरअसल चोरी के सिलसिले में है। क्या? हाँ, कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। सब बकवास है, हो सकता है, किंतु मैं विवश हूँ। वैज्ञानिक कुछ सोचकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, पर मुझे ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं, यह कानून है। नहीं, ऐसे नहीं, मैं विवश हूँ, दरोगा बोला। वह आकार एकाएक बैठ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके उसने मोजे, जूते और पतलून उतार फेंके। फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ और कोट भी उतारने लगा। दरोगा चौकन्ना हो गया। पकड़ो, कहते हुए उसने लपक कर उसकी बंडी पकड़ ली, लेकिन बंडी का कोना फटकर हाथ में आ गया। भीड़ में हल्ला मच गया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, खिड़की दरवाजे बंद करो। मिल गया, दरोगा एकाएक चिल्ला उठा। पूरी शक्ति के साथ वह किसी अदृश्य सी वस्तु से उलझ गया, किंतु अब उसे अपना दम घुटता सा लगा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और नसें फूल उठी। घुटती हुई आवाज में वह अंतिम बार चीखा और फिर एक और गिर पड़ा। चारों ओर केवल पकड़ो पकड़ो का शोर सुनाई देता रहा। लॉन की मुलायम घास पर लेटे गिबिन्स की बगल में कोई खांसता बड़बड़ाता सा निकल गया। गिबिन्स अचकचा कर उठ बैठा। मील दो मील तक अगल बगल कोई न था, फिर भी उसे विश्वास था कि उसने कोई आवाज अवश्य सुनी है। गिबिन्स को प्रातः सराय में घटी घटना के विषय में कुछ भी पता न था। आता ऐसे अदृश्य स्वर को सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी दार्शनिक स्थिरता भंग हो गई और वह एकदम उठ खड़ा हुआ। घबराहट के मारे उसके हाथ पांव फूल गए थे और वह पहाड़ी की ढलान से जल्दी जल्दी उतरकर गांव की ओर लपका। आइपिंग से लगभग 1.5 मील बाहर बैठा टॉमस मार्वेल अपने बड़े बड़े मजबूत जूतों से उलझ रहा था कि किसी ने उससे प्रश्न किया। मार्वेल ने वैसे ही सिर झुकाए सामान्य सा उत्तर दे दिया, किंतु फिर कुछ और प्रश्न पूछने पर जब उसने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो आश्चर्य की सीमा न रही। आसपास कोई भी न था। मार्वेल बुदबुदा उठा,
मैं क्या कुछ ज्यादा पी गया हूँ? जरूर मैं किसी सपने में डूबा हूँ। तो क्या अब तक मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था? घर आने की आवश्यकता नहीं। वही स्वर फिर हवा में सुनाई दिया। मार्वेल उछल कर खड़ा हो गया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? घबराओ नहीं, फिर स्वर गूंजा। मार्वेल परेशान सा इधर उधर देखने लगा। है, मैंने कोई आवाज सुनी। क्या सचमुच मैं कुछ सुन रहा हूँ? हाँ, तुमने सचमुच आवाज सुनी है, यह सच है। मार्वेल के पांवों तले जमीन हिलने सी लगी। उसने आंखें बंद कर ली। एकाएक उसे लगा जैसे किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से झकझोर दिया हो। पागल हुए हो क्या? मार्वेल को लगा जैसे उसे पिशाच ने पकड़ लिया हो। सुनते हो? अदृश्य संयत स्वर कुछ तीखा हो उठा। हूँ, उसकी छाती में कोई अंगुली गड़ रही थी। तुम्हारे विचार से मैं कोरी कल्पना मात्र हूँ, और हो ही क्या सकता है? गर्दन सहलाते हुए मार्वेल ने धीरे से उत्तर दिया। अच्छा। एकाएक पत्थर के टुकड़े इधर उधर हवा में बिखरने लगे। मार्वेल सकते में आ गया। घबरा कर उसने भागने की चेष्टा की तो किसी अदृश्य वस्तु से टकरा कर वह गिर पड़ा। एक पत्थर का टुकड़ा हवा में उछला और शून्य में टंगा रह गया। अभी भी मैं कल्पना मात्र लगता हूँ, आवाज गूंजी। मार्वेल ने उठने की चेष्टा की किंतु वह फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अगर तुमने हाथापाई करने की चेष्टा की तो मैं यह पत्थर तुम्हारे सिर पर दे मारूंगा, अदृश्य स्वर ने धमकी दी। मार्वेल कराता हुआ उठ बैठा। उसका आश्चर्य 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। मैं अदृश्य हूँ? क्या उसे विश्वास नहीं हुआ? मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, हाड़ मांस का। मुझे भी भोजन वस्त्रादि की आवश्यकता है। अंतर केवल यह है कि मैं अदृश्य हूँ। अगर सचमुच तुम्हारा कोई अस्तित्व है। मार्वेल ने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया। उसे अनुभव हुआ कि सचमुच ही उसकी कलाई के आसपास अदृश्य अंगुलियां आकर लिपट गई है। वह आश्चर्य में डूब गया। मैं तुमसे कुछ सहायता चाहता हूँ, मेरी बात सुनोगे? विवश होकर पागल सा इधर उधर घूम रहा हूँ, अकेला, त्याज्य, विजातीय। मैं क्षुब्ध हूँ, क्रोधित हूँ, मेरे मानस पर उन्माद आ गया है। मैं चाहता हूँ किसी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दूं। हे भगवान, तभी तुम मुझे दिखे तो ऐसा लगा जैसे तुम भी संसार से अलग हो, तुम्हें भी निष्कासित कर दिया हो। मुझे कुछ राहत मिली और सोचा कि तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं भला किस काम आ सकता हूँ? तुम मुझे वस्त्र दो, शरण दो, आगे और भी काम निकलेंगे, तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। उसके स्वर में एकाएक धमकी उभर आई। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अदृश्य व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली होता है। उसने जोर से नाक सुड़की और आगे बोला, लेकिन यदि तुमने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया या तुमने वह न किया जो मैंने तुमसे कहा तो। उसने मार्वेल के कंधे जोर से थपथपाए। अदृश्य व्यक्ति के स्पर्श से मार्वेल भयभीत हो उठा। नहीं नहीं, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आप जो कुछ कहेंगे वैसे ही करूंगा। दूसरे दिन अदृश्य वैज्ञानिक ने मार्वेल की सहायता से अपने जरूरी कागजात और पुस्तकें सराय से चोरी करवा ली। 10 बजे के लगभग मार्वेल उस छोटी सराय के सामने पड़ी एक बेंच कर थराहारा जा बैठा। उसकी दाढ़ी बढ़ी थी। चेहरे पर बेचैनी तथा उलझन के चिन्ह स्पष्ट उभर आए थे। बार बार वह अपना हाथ जेब में डालता, फिर बाहर निकाल लेता और बीच बीच में गहरी सांसें छोड़ता जाता था। कुछ ही देर बाद एक नाविक हाथ में अखबार पकड़े सराय से बाहर निकला और उसकी बगल में आ बैठा। बड़ा सुहाना दिन है, वह बोला। हाँ, मार्वेल ने भयभीत दृष्टि से चारों ओर देखकर कहा। नाविक ने बात बढ़ाने के लहजे से कहा, आज के अखबार में कुछ अजीबोगरीब समाचार छपे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें एक कहानी किसी अदृश्य व्यक्ति के विषय में भी है। मार्वेल का दम फूल गया। अपने को संभालते हुए उसने धीरे से कहा, कहाँ है वह? यही, नाविक जोर देते हुए बोला। मार्वेल चौंक पड़ा। यहीं से मेरा मतलब इस जगह नहीं है, समीप कहीं घूम रहा होगा। मार्वेल ने संतोष की सांस ली। अदृश्य व्यक्ति क्या चाहता है वह? सब कुछ। बात यह है कि मैंने पिछले 4 दिनों से अखबार ही नहीं देखा। आइपिंग से उसने यह सब शुरू किया था। अच्छा, नाविक ने अखबार में छपी पूरी कहानी सुना डाली कि उस अदृश्य व्यक्ति को किस प्रकार के कपड़े पहने हुए पहले देखा गया, फिर कैसे उसकी पुलिस से हाथापाई हुई और अंत में वह कैसे वहाँ से भाग निकला। हे भगवान, कैसी अजीब बात है। दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ देर तक यूं ही चर्चा होती रही। फिर बातें करते करते मार्वेल ने चारों ओर सतर्क दृष्टि डाली और नाविक की ओर झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, दरअसल मैं उस व्यक्ति के विषय में 1-2 बातें जानता हूँ, अपने खास जरिए से। नाविक चौंका। तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ। अच्छा, तो क्या? मार्वेल बड़ी गोपनीयता से नाविक से बोला। तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सब बात। अचानक वह चीख कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा उभर आई। क्या हुआ? कुछ चिंतित स्वर में नाविक ने पूछा। दांत में बड़ी पीड़ा हो रही है। वह अभी भी अपना हाथ कान पर रखे था। पुस्तकों का बंडल समेटते हुए उसने आगे कहा, अच्छा मैं चलूं, लेकिन तुम कुछ बताने जा रहे थे। मार्वेल चुप रहा। उसके कान में धीरे से सुनाई दिया, सब बकवास है, सब बकवास है। वह प्रकट स्वर में बोला, लेकिन अखबार में तो छपा है। नाविक बोला, सब झूठ है। मुझे पता है कि किसने यह सारा बतंगड़ खड़ा किया है। डॉक्टर केम्प अध्ययन कक्ष में बैठा लिख रहा था जब उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी और बाहर झांकने लगा। नीचे कतार में बनी
बनी खिड़कियों से छन कर आता उजाला, दुकानों की छतें और दूर कहीं किसी जहाज की चमकती रोशनी दिख रही थी। आकाश में शायद तारे झिलमिला रहे थे। लगता है कि नीचे शहर में कोई वारदात हुई है, सोचते हुए उसने खिड़की बंद कर दी और फिर लिखने लगा। लगभग 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर का मन लिखने ने उचट गया। नीचे उतरते हुए उसने नौकरानी से पूछा, क्या बात थी? कोई चिट्ठी थी? नहीं, लगता है कोई शरारती लड़का घंटी बजाकर भाग गया है। मैं आज कुछ अधिक परेशान हो उठा हूँ। बोलते हुए केम्प वापस अध्ययन कक्ष में लौट आया और पुनः लिखने बैठ गया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ भी न सुन पड़ा रहा था। जब उसने काम समाप्त किया तो रात के 2 बज चुके थे। वह उठा, अंगड़ाई ली और ऊपर सोने चल दिया। कोट उतारते हुए एकाएक उसने महसूस किया कि कुछ प्यास लगी है। आता मोमबत्ती उठाकर नीचे की ओर चल पड़ा। केम्प की वैज्ञानिक शिक्षा ने उसकी दृष्टि कुछ अधिक तीक्ष्ण बना दी थी, इसीलिए बड़े कमरे से गुजरते हुए जब सीढ़ी के पास फर्श पर एक धब्बा दिखा तो उसे कुछ आश्चर्य सा हुआ। पास पहुंचकर उसने धब्बे को छुआ तो लगा जैसे वह सूखता हुआ खून हो। केम्प उठ खड़ा हुआ और गंभीरता से धब्बे के विषय में सोचने लगा। फिर ऊपर की ओर चल दिया, किंतु दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह धक से रह गया। दरवाजे के हैंडल पर खून के निशान थे। उसने अपने हाथों को गौर से देखा, वे तो बिल्कुल साफ थे। तभी एकाएक उसे ख्याल आया कि कमरे का दरवाजा तो खुला ही छोड़ आया था। वह सीधा कमरे के अंदर जा पहुंचा और तीक्ष्ण सरसरी दृष्टि से पूरे कमरे का अवलोकन करने लगा। पलंग के सिरे पर खून का छींटा दिख रहा था और चादर भी फटी हुई लगी। गद्दे पर सिलवटें पड़ी थी। एक स्थान पर गद्दा कुछ अधिक दबा था, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। तभी जैसे कोई फुसफुसाया, हे भगवान, केम्प। किंतु डॉक्टर केम्प को अदृश्य आवाजों पर विश्वास न था। वह खड़ा खड़ा पलंग की चादर को ध्यान से देखता रहा। क्या वह सचमुच किसी की आवाज थी? उसने फिर चारों ओर घूम कर देखा। कमरे में कोई भी आदमी नजर न आया, किंतु उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे के बीच चलता हुआ वॉश बेसिन की ओर जा रहा है। उसे अपने और वॉश बेसिन के बीच अब रक्तरंजित पट्टी हवा में झूलती दिखाई देने लगी। केम्प भौचक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने मात्र खाली पट्टी झूल रही थी। खाली पट्टी जो बंधी तो बिल्कुल सलीके से थी, किंतु जिस पर बंधी थी वह वस्तु अदृश्य थी। उत्सुकतावश आगे बढ़कर उसने पकड़ना चाहा कि एक हल्के से अदृश्य स्पर्श की अनुभूति हुई। लगा किसी ने करीब से पुकारा, केम्प। केम्प का मुंह खुला का खुला रह गया। घबराओ नहीं, मैं अदृश्य वैज्ञानिक हूँ, उस आवाज ने कहा। डॉक्टर केम्प के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। आज सुबह ही तो इस अदृश्य व्यक्ति के बारे में छपी कहानी की हंसी उड़ा रहा था। कुछ संभलते हुए केम्प बोला, मैं सोचता था कि यह सब बकवास है। क्या तुमने पट्टी बांध रखी है? हाँ। डॉक्टर केम्प ने आगे बढ़कर पट्टी पर हाथ रख दिया। कराहते हुए वही स्वर उभरा, केम्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। फिर तुरंत उस अदृश्य हाथ ने केम्प की बाह पकड़ ली। केम्प ने झटका देने की चेष्टा की तो पकड़ और मजबूत हो गई। उसने हाथ पैर चलाने की चेष्टा की तो धक्के से पलंग पर पटकते हुए अदृश्य व्यक्ति ने उसके खुले मुंह में पलंग की चादर ढूंढ दी। केम्प छटपटाता हुआ छुटकारा पाने की चेष्टा करने लगा। केम्प, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो। फिर एकाएक वह चीखा, चुपचाप लेटे रहो, बेवकूफ। केम्प क्षण भर तिलमिलाने के बाद शांत हो गया। उसने केम्प का मुंह खोल दिया, अगर तुम चिल्लाए तो मैं अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मैं अदृश्य व्यक्ति हूँ, इसमें कोई जादू या तमाशा नहीं। मैं वास्तव में एक व्यक्ति हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं किसी भी रूप में तुम्हें हानि नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन यदि तुम जंगलियों की तरह व्यवहार करोगे तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे बैठ जाने दो। वह बैठ गया और लगा कि अदृश्य भार भी हट गया है। मैं ग्रिफिन हूँ, तुम्हारा सहपाठी। मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो। अंतर केवल यह है कि मैंने स्वयं को अदृश्य कर लिया है। ग्रिफिन? हाँ, वही ग्रिफिन जिसने रसायन शास्त्र में स्वर्ण पदक जीता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी भयंकर बात है। यह सब किस हैवानियत से हुआ? हैवानियत से नहीं, एक सुलझी समझी विधि से हुआ है। कैसे? मैं घायल हूँ, दर्द और थकान से बोझिल। केम्प, तुम भी मनुष्य हो। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दो। मुझे आराम से बैठ जाने दो। इस भीषण शीत में भी मैं नंगा घूम रहा हूँ। केम्प के देखते देखते वह खून से सनी पट्टी कमरे के दूसरी ओर रखी बेंत की कुर्सी खींच लाई और पलंग के पास उस कुर्सी पर किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी। साथ ही कुर्सी की गद्दी लगभग 1/4 इंच नीचे धंस गई। केम्प ने अलमारी से कुछ वस्त्र निकालकर उसे दिए। उसके बाद गाउन में छिपे उसके अदृश्य शरीर के सामने भोजन रख दिया। भोजन के लिए उठती गाउन की खाली बाह देखकर वह विस्मय में डूबता जा रहा था। बात को नए सिरे से शुरू करते हुए केम्प ने कहा, गोलियां क्यों चली थी? मेरा एक मूर्ख साथी था। मार्वेल को गाली देता हुआ अदृश्य वैज्ञानिक बोला, मैंने उसे अपने काम के लिए साथ रखा था, किंतु उसने मेरा सारा धन गायब कर दिया। वह भी अदृश्य है? नहीं, वह भागकर नीचे वाली सराय में जा छिपा है। तुम्ही ने उस पर गोलियां चलाई थी? नहीं, मैंने नहीं चलाई। सराय में बैठे किसी मूर्ख ने मुझे मारने के लिए हवा में धड़ाधड़ गोलियां दाग दी। उनमें से दुर्भाग्यवश एक मेरे भी लग गई।
लंबी नींद के बाद जब अदृश्य वैज्ञानिक उठा तो केम्प उसे नाश्ता कराने लगा। सिरधड़ रहित ड्रेसिंग गाउन नाश्ता करते समय अपनी बाह से होठों को पोंछता बड़ा विचित्र लग रहा था। केम्प ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अब तो सर्वत्र तुम्हारी चर्चा हो रही है। जो कुछ हार्पिंग और फिर नीचे की पहाड़ी में हुआ, उस सब से इतना तो लोग जान ही गए कि अदृश्य वैज्ञानिक का अवश्य कोई अस्तित्व है। तो अब तुम्हारा इरादा क्या है? जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे मैं तुम्हारी इस अदृश्यता के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है। आखिर यह सब तुमने किया कैसे?